हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। इन्वायरमेंट के इस चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे इन्वायरमेंट की डिफिनीशन, बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि हम उसको कैसे समझ सकते हैं। अगर कभी एग्जाम में या फिर किसी ने हमसे पूछ लिया इंटरव्यू में कि इन्वायरमेंट को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, तो हमारे पास वर्ड्स होने चाहिए। वर्ड्स को याद करना मुझे लगता है कभी गलत हो जाता है। अगर आप उन चीजों को समझ लेते हैं ना, तो उस समझ से ही आप बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन्वायरमेंट को अगर आपको डिफाइन करना है तो आप अपने मन में एक इमेज बनाओ। अभी के अभी अपनी आंखें बंद करो और इस आंखों को बंद करने के बाद जैसे ही अपनी आंखें आप वापस से दोबारा खोलते हो और अपनी चारों तरफ अपनी नजरें घुमाओ, चारों तरफ नजरें घुमाओ, आपको बहुत सारे ऐसी चीजें मिलेंगी जिसको आप लोग कहोगे कि भाई ये वाला जो है ये तो अपने बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। बायोटिक मतलब लिविंग थिंग्स। बहुत सारे लिविंग थिंग्स आपको आसपास मिल जाएंगे। इसके अलावा आप फिर से नजरें घुमाओगे तो इसमें से बहुत सारी चीजें ए बायोटिक भी होंगे, नॉन लिविंग थिंग्स भी होंगे, और इन दोनों ही बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ आप इंटरैक्ट करते हो, तभी तो आपकी लाइफ चलती है। तो ये बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स, फॉर एग्जांपल की तरफ से अगर हम देखें तो बायोटिक फैक्टर्स में क्या, पेड़ पौधे, जीव जंतु, कुछ भी जानवर, आपका पेट आपके बगल में लेटा होगा, और हो सकता है बहुत सारे इंसान भी आपके आसपास घूम रहे हो, भटक रहे हो। ऊपर आपकी छतों पे आप देखोगे कि तो कोई मच्छर घूम रहे होंगे। नीचे अगर कहीं कुछ गंदगी होगी तो उसमें बैक्टीरियाज होंगे जो कि आपको दिखते नहीं होंगे लेकिन होंगे जरूर। ठीक है, तो वो सब कहाँ आएंगे? बायोटिक जोन में आएंगे, बायोटिक फैक्टर्स में आएंगे। इनके अलावा कुछ अबायोटिक भी होते हैं। आपके हाथों में मोबाइल है, आपके टेबल पर लैपटॉप है, या फिर इसके आसपास आपके पीने का बॉटल है, पानी पीने का बॉटल है, कुछ और नहीं गलत हो जाएगा, बॉटल है यहाँ पर। और फिर इसके बाद आप और भी कुछ भी चीज अपने अगल बगल देखो जो भी एबायोटिक है, आपकी दीवारें, घर, सब एबायोटिक फैक्टर्स हैं। इन सब चीज को आप क्या बोल सकते हो? ये हमारा इन्वायरमेंट है। तो इन्वायरमेंट बेसिकली मोटे मोटे तौर पर बात करें तो हमारे जितने भी जीने का साधन है वो सब इन्वायरमेंट ही तो देता है। क्या चाहिए जीने के लिए? आपको चाहिए खाना। खाना कौन देता है? इन्वायरमेंट देता है। पानी चाहिए, पानी कौन देता है? इन्वायरमेंट देता है। रहने के लिए घर चाहिए, घर कौन देता है? इन्वायरमेंट देता है। तो इसीलिए इन्वायरमेंट को पढ़ना हमारे लिए एकदम से जरूरी हो जाता है। और सोचो, सबसे बड़ी बात तो तब होगी जब हमें पता चलेगा कि हम जिस इन्वायरमेंट से सब कुछ ले रहे हैं, ठीक है, जिस इन्वायरमेंट से हम लोग सब कुछ ले रहे हैं उसी को हम लोग नाश करने पे तुले हुए हैं। अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर नहीं हो गया ये? इसीलिए आप देखोगे कि इन्वायरमेंट के अंदर में आप कुछ और चीजें मान लो। इन्वायरमेंट को हम कुछ और डेफिनेशन अभी देखते हैं, फिर उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। इन्वायरमेंट मान लो बायोलॉजिकल सेंस में अगर हम बात करें तो इस बायोलॉजिकल सेंस में हम लोग इन्वायरमेंट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हम लोग बोलेंगे देखो इसके अंदर कुछ तो फिजिकल कंपोनेंट्स हैं, फिजिकल फैक्टर्स हैं। ये कौन कौन से हैं? जल, वायु, अग्नि, ये सारी चीजें जो भी हैं ये फिजिकल फैक्टर्स है। दूसरे नंबर पर आते हैं कुछ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, फैक्टर्स लाइक बायोमॉलिक्यूल्स, हमारे अंदर में जिन छोटे छोटे कंपोनेंट से बने हुए हैं, या फिर अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हम आसपास देखते हैं उनको। फिर इसके अलावा हम पढ़ते हैं केमिकल कंपोनेंट्स। केमिकल कंपोनेंट्स में हमारे पास आएगा केमिकल साइकिल्स के चलते हम देख सकते हैं, जैसे कि कार्बन साइकिल है, वाटर साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है। ऐसे बहुत सारे साइकिल्स हैं जो कि हमारे लाइफ को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंपैक्ट देते हैं, इफेक्ट करते हैं। उन सबको हम बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट की डेफिनेशन में पढ़ते हैं। ठीक है, यहां पर अच्छा एक और चीज है कि हमने देखा कि हमारे रहने, खाने, पीने सबका हिसाब किताब कौन करता है? इन्वायरमेंट। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब इन्वायरमेंट को ही डिग्रेड करने की बात आती है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। हमें इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पढ़ने का हमारा मेन मकसद ही यही है कि हम आज के टाइम पर जो हम अपने इन्वायरमेंट के साथ छेड़छाड़ होते हुए देख रहे हैं उसको हम कैसे सुधार सकते हैं, कैसे हम अपने इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं, जिससे ना कि केवल हमको बल्कि हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों, मतलब कि हमारे बच्चों को, हमारे बच्चों के बच्चों को भी यही शुद्ध वातावरण मिले जिस वातावरण में हम जी रहे हैं। अभी भी वैसे वातावरण शुद्ध तो नहीं है, लेकिन या तो हम इसे अच्छा दें या तो कम से कम इतना तो दे दें कि लाइफ कंडीशंस भी पॉसिबल हो पाए वहां पे। तो ये हम करते हैं। ठीक है, चलो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का क्या मतलब है हम इसको समझते हैं। आप समझो कि आपके पास जो भी आपने इधर उधर की चीजें देखी थी और हमने बात की थी कि आप बायोटिक या एबायोटिक कंपोनेंट्स जो भी हैं उन सबके साथ आप इंटरैक्ट करते हो। तो ये देखो कि जितनी भी चीजों से आप इंटरैक्ट करते हो वो सब आपके लिए आपके एसेट्स बन जाते हैं। एसेट्स क्यों है? केवल प्रॉपर्टी जमा करना ही आपकी एसेट, या फिर पर्स में आपके वॉलेट में पैसे रखना ही एसेट नहीं है, बल्कि एसेट्स बहुत कुछ हो सकते हैं। एसेट्स क्या है, लायबिलिटी क्या है, वैसे तो आप इकोनॉमी में पढ़ोगे, लेकिन आप ये समझो कि एसेट्स जिनसे आप कुछ कमा सकते हो वो तो इन्वायरमेंट वाली डेफिनेशन है, लेकिन एसेट जो कि आपके लाइफ को वैल्यू प्रोवाइड करता है वो है इन्वायरमेंटल का कॉन्सेप्ट। और
कौन कौन वैल्यू प्रोवाइड कर सकता है, मतलब आपके जीने का वजूद कौन डिफाइन करेगा। खाने के लिए क्या चाहिए आपको, खाना चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, कौन दे रहा है, सब दे रहा है एनवायरनमेंट। तो ये सब चीजें आपके लिए, या फिर सांस लेने के लिए आपको हवा चाहिए, कौन दे रहा है, सब एनवायरनमेंट दे रहा है। तो ये सब आपके लिए क्या है, एसेट्स हैं, बहुत ही बहुमूल्य एसेट्स हैं, या फिर आप इनकी कीमत ही नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर ये नहीं रहेंगे तो आप नहीं रहोगे। सिंपल सी बात है, आप सिंपली इनके ऊपर डिपेंडेंट हो, कंप्लीटली डिपेंडेंट हो, आप इनके बिना नहीं रह सकते हो। अगर आपका इन्वायरमेंट आपके साथ नहीं है तो आपका खुद का सर्वाइवल क्वेश्चनेबल हो सकता है, ठीक है। इसीलिए इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, और डिग्रेडेशन का क्या मतलब है कि हम जिस सोर्सेज से फूड पाते हैं, वाटर पाते हैं, जहां जिस घर पे, जिस जमीन पर रहते हैं, जिस सॉइल पर हम रहते हैं, जो वातावरण में हम हवा लेते हैं, उन्हीं को हम लोग खराब करने पर तुले हुए हैं, डिटीरियोरेट कर रहे हैं, डिसइंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। आप देखो, इस इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन से ना केवल हमारे लाइफ स्टाइल पर, हमारे लाइफ टर्म पर, हमारे लाइफ स्पैन पर ही नहीं, बल्कि जो हमारे आसपास के छोटे मोटे जीव जंतु हैं जो कि बिना पॉल्यूशन के लेकिन रहते हैं हमारे साथ हैं, उनके ऊपर भी भारी प्रभाव पड़ रहा है, भारी नुकसान देखने को मिल रहा है। वो प्लांट स्पीशीज हो सकती हैं, एनिमल स्पीशीज हो सकती हैं, कुछ भी हो सकती है, लेकिन अफेक्ट उनको भी हो रहा है ये चीज। और करतूत किसकी है, खराब कौन कर रहा है, खराब तो इंसान ही कर रहे हैं, क्योंकि इंसान के पास एक्स्ट्रा दिमाग आ गया है, एक्स्ट्रा दिमाग जिसके बेसिस पर वो इन्वायरमेंट को डिग्रेड करना चाहते हैं। देखो, डायरेक्टली कोई भी इन्वायरमेंट को डिग्रेड करना नहीं चाहता है, लेकिन कभी कभी सेल्फिश नेचर के कारण, या फिर कभी कभी एक बड़े प्रॉफिट के कारण लोग इन्वायरमेंट को डिग्रेड करते हैं। आप देखोगे कि जहां पर अगर इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है उसको हम रोक सकते हैं, लेकिन लोग इसलिए नहीं रोकना चाहते हैं क्योंकि उसमें एक हैवी कॉस्ट इन्वॉल्व होता है, और वो हैवी कॉस्ट बियर करने के लिए वो तैयार नहीं होते हैं। प्रॉब्लम यही है। प्रॉब्लम इससे भी आती है कि हमको पता है कि जो हमारे छोटे मोटे प्रॉब्लम्स हैं, चोरी डकैती लूटपाट, ये सब तो हमारे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं जो कि आएंगे चले जाएंगे, और इसमें केवल और केवल जो भी आपके एसेट्स का लॉस है ना, उससे केवल आपको प्रभाव पड़ेगा, या फिर इंडिविजुअल नेचर का होगा, जिसके घर में डकैती हुई है केवल और केवल उसी को फर्क पड़ रहा है। लेकिन जब इन्वायरमेंट डिग्रेड हो जाएगा ना, तो शायद ही कोई ऐसा इंसान बचे जो कि इससे अछूता रह जाए और उसको इससे फर्क ना पड़े। इसीलिए इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है, मेजर इफेक्ट है, जिसके कारण डिवास्टेशन का जो लेवल है वो काफी ज्यादा है, जिसको हम लोग अभी मेजर ही नहीं कर सकते, इतना बड़ा डिवास्टेशन आने वाला है। तो इसीलिए हमारे इस पूरे कोर्स में, हमारे इस पूरे सिलेबस में ये भी चैप्टर इंक्लूड किया गया, ये भी सब्जेक्ट इंक्लूड किया गया, जिसके बारे में हमें थोड़ा सा सजग रहना है, जागरूक होना है। साथ ही साथ हम अपने आने वाले जनरेशन को, अपने आसपास के लोगों को भी इसके प्रति जागरूक करें। यही इस सब्जेक्ट का प्योर मकसद है, ठीक है। और आपके लिए अपना खुद का मकसद है, आपको एग्जाम भी क्लियर करना है, ठीक है। तो ये तो हमने बात की इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन की, लेकिन अब देखो इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन आखिरकार क्या करेगा। इसके लिए, इसको समझने के लिए, इसको पहचानने के लिए यूनाइटेड नेशन जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन ने एक UNISDR के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन की संरचना की, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल स्ट्रेटजी फॉर डिजास्टर रिडक्शन। यहां पर जो डिजास्टर रिडक्शन है, ये डिजास्टर, फ्लड और एवलांच ऐसी डिजास्टर्स की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये डिजास्टर उन डिजास्टर्स के ऊपर है जो कि इन्वायरमेंट को डिग्रेड करने पर तुले हुए हैं, ठीक। तो कभी भी UNISDR से कभी भी अगर UPSC क्वेश्चन पूछती है और इसका फुल फॉर्म भी दे देती है और बोलती है कि ये मान लो आपके इन्वायरमेंट को फ्लड से बचाने के लिए, या फिर इन्वायरमेंट को जो हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेट करके अगर वो कुछ भी क्वेश्चन पूछती है, तो वहां पर आप थोड़ा सा सतर्क रहोगे। और ये बात मेरी जरूर से याद रखोगे कि UNISDR, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल स्ट्रेटजी फॉर डिजास्टर रिडक्शन, जो है वो डिजास्टर मैनेजमेंट में नहीं बल्कि इन्वायरमेंट को डिग्रेड होने से बचाता है भाई। तो इसीलिए जो भी इन्वायरमेंटल जरूरतें हैं उनमें कमियां आती जा रही हैं, और जिस एसेट की हम बात कर रहे थे, वो एसेट अब इन्वायरमेंट हमें वापस से देने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसके पास खुद ही इतना एसेट नहीं है कि वो लोगों तक बांट सके। क्योंकि लोगों की दिन पर दिन जरूरतें बढ़ती जा रही हैं, मांगे बढ़ती जा रही हैं, जो ग्रीडीनेस है इंसानों का वो काफी हद तक बढ़ता जा रहा है। तो वो जरूरी नहीं है कि वो इन्वायरमेंट हमें देने में आज भी सक्षम हो। तो इसलिए इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन का कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं। इन्वायरमेंट आज के टाइम पर देखा जाए तो बिल्कुल टूट चुका है। सबसे बड़ा एग्जांपल अभी हमारे सबके सामने रोज टेलीविजन पर, रोज न्यूज चैनल्स पर हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में इतना बड़े लेवल पर वाइल्ड फायर लगा है। अब देखो, मैं ये नहीं बोलता हूं कि वाइल्ड फायर जो है इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन कॉजेज है,
लेकिन इसके पीछे ह्यूमन कॉजेज भी हैं जो कि एक ग्रेटर इंपैक्ट दे रहा है। क्योंकि वाइल्ड फायर देखो पहले के जमाने में भी हुआ करते थे और बहुत बड़े बड़े लेवल पर हुआ करते थे, लेकिन उस टाइम पर आप देखोगे कि वहां पर नेचर अपने आप में उसको रीगेन करने की कैपेसिटी रखता था, लेकिन आज के टाइम पर वो रीगेन कर पाना बड़ा मुश्किल है। तो इन सब के चलते इन्वायरमेंट को डिग्रेड ना होने दिया जाए, उसको करप्ट ना होने दिया जाए, उसको परेशान ना करने के बजाय हम उसको सुधारने की कोशिश करते हैं इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन से। तो गार्लिक मस्टर्ड जैसे वीडी प्लांट स्पीशीज कहीं पर भी अगर आते हैं तो आसपास की जगहों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब डिस्ट्रॉय करने से क्या होता है, या फिर यह भी हो सकता है कि केवल और केवल अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं, मतलब आसपास की जितने भी जीव जंतु या फिर प्लांट स्पीशीज होंगे उनको वो खत्म कर देते हैं और अपने सब जगह फैल जाते हैं। तो उससे भी क्या होता है कि जो एक सेटिस्फैक्टरी एसेट्स हमको चाहिए था ना, हमें जो भी हमारी रिक्वायरमेंट थी कि हम इस वाले लैंड सरफेस से ये चीजें चाहते हैं, वो ऐसे इन्वेजिव स्पीसीज लाने नहीं देते। तो इसके वजह से भी लैंड डिस्टर्बेंसेस होते हैं। इनके अलावा देखो पॉल्यूशन, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का मतलब ही पॉल्यूशन से आता है। पॉल्यूशन में कि किसी भी फॉर्म में पॉल्यूशन हो, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, कुछ भी हो, आप देखोगे कि इन पॉल्यूशंस के चलते इन्वायरमेंट दिन पर दिन खराब होता जा रहा है। ठीक है, और इन सब के पीछे प्रॉपर रीजन है। अच्छा, एक चीज यहां पर मुझे बतानी थी जो मैं भूल गया, कहां गया, ये रहा। इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन में एक डिफिनीशन यहां पर भी थी, कैरेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ था कि देखो इट इज कैरेक्टराइज्ड एज मेनी चेंज और एग्रीवेशन टू नेचर्स टर्फ। टर्फ का मतलब आप जानते हो क्या? देखो क्या होगा कि आप कभी भी शोरूम्स के बाहर जाते होगे कभी भी, तो आपको एक ऐसे ग्रीन कलर का मैट दिखता है जिसपे छोटे छोटे घास निकले रहते हैं। देखने में लगता है कि भाई यहां पर घास कैसे उड़ गया, ये तो उग गया, मतलब ये तो नीचे मार्बल है भाई और मार्बल के ऊपर घास उग गया। लेकिन वो असली नहीं होते हैं वो नकली वाले होते हैं और इनके नीचे एक बड़ा सा प्लास्टिक का मोटा सा परत होता है जिसमें ये सारे ऐसे ऐसे घास फंसा दिए जाते हैं। तो ये प्लास्टिक वाले घास होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं सिंथेटिक टर्फ। लेकिन कुछ एक नेचुरल टर्फ भी होते हैं, और वो नेचुरल टर्फ कहाँ मिलते हैं? हमको अपने जमीनों पर देखने को मिलते हैं और अपने ही अर्थ सरफेस पर देखने को मिलते हैं। तो बोलते हैं कि इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन का क्या मतलब है कि इस टर्फ को नुकसान पहुंचाना। दिन पर दिन इस टर्फ को, जहां पर हरे भरे घास फूस पैदा होते थे, उसको ऐसी बंजर जमीन में बदलना, ग्रेजुअल प्रोसेस के साथ, उसको भी हम लोग इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन बोलते हैं। ठीक है, फिर हम बात कर रहे थे पोल्यूशन की, और पोल्यूशन में भी हमने समझा कि जहां तक ये पोल्यूशन पहुंचेगा वहां वहां इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन हमको मिलेगा। एयर पोल्यूशन हो तो हमें साफ वातावरण चाहिए सांस लेने के लिए, लेकिन एयर पोल्यूशन के चलते क्या होगा, जो भी हवाएं हम ब्रीथ करते हैं, हम इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो उन सब में प्रॉब्लम आएगी और उससे इन टर्न हमारे हेल्थ कंडीशंस पर भी कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा। इसी तरीके से वाटर पोल्यूशन का अपना एक मुद्दा है, नॉइज पोल्यूशन का अपना एक मुद्दा है। तो इस तरीके से क्या होता है कि हर जगह से कोई ना कोई डिस्टर्बेंसेस आते जा रहे हैं हमारे इन्वायरमेंट में, जिसको रोकना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दूसरा एक रीजन बनता है ओवर पॉपुलेशन का। ओवर पॉपुलेशन के चलते क्या होता है, आप समझो कि अभी तक हम क्या बोल रहे थे कि एक हमारा इन्वायरमेंट है, प्यारा इन्वायरमेंट है, और जो हमें एसेट्स प्रोवाइड कर रहा है, ठीक, खूब सारे एसेट्स दे रहा है सबको, लेकिन दिन पर दिन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और वो अब बोल रहा है कि भाई तुम एसेट्स ले तो रहे हो, लेकिन इतना ज्यादा मेरे पास भी नहीं जितनी ज्यादा तुम पॉपुलेशन बढ़ाए जा रहे हो। मैं भी लिमिटेड ही हूं, मुझे इतना ज्यादा मत सोचो, मुझे मतलब मेरे से इतना एक्सपेक्ट मत करो कि मैं सबके नीड्स को फुलफिल कर पाऊंगा, नहीं, तुम उसको रोको। तो ओवर पॉपुलेशन का मतलब ही यही है कि हम लोग इतने ज्यादा तादाद में होते जा रहे हैं कि अब भाई एक इंसान है तो उसको खाने के लिए खाना, रहने के लिए घर और पीने के लिए पानी चाहिए, और ये खाना पानी घर जो है ये इन्वायरमेंट के पास सफिशिएंट अमाउंट में है नहीं कि वो इतने बड़े पॉपुलेशन को दे सके। साथ ही साथ ये जो बंदा है इसको भी शर्म नाम की चीज नहीं है, जिस थाली में खाता है उसी थाली में ये छेद करता है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि इन्वायरमेंट से ही ये अपने जीने का सोर्स पा रहा है और इन्वायरमेंट को ही डिग्रेड कर रहा है ना। तो ये जो ओवर पॉपुलेशन है ये डबल बर्डन हो जा रहा है इन्वायरमेंट के ऊपर। तो ये जो डबल बर्डन है ना, ये इन्वायरमेंट झेल नहीं पा रहा है, इसीलिए इन्वायरमेंट धीरे धीरे डिग्रेड होता हुआ दिख रहा है। अब जो भी मेयर पॉपुलेशन है इसके चलते आप देखो आज के टाइम पे ओवर पॉपुलेशन क्यों हो रहा होगा, उसका एक छोटा सा रीजन ये भी है कि मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह जो है वो काफी हद तक बढ़ा दिए गए हैं। तो इसलिए क्या होता है कि मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ जाने से लोगों की लाइफ स्पैन बढ़ जाती है। तो ओवर पॉपुलेशन, फिलहाल यहां पर वो मुद्दा नहीं है कि ओवर पॉपुलेशन क्यों हो रहा है, वो एक अलग से सेक्शन है ओवर पॉपुलेशन के पीछे जो भी रीजंस होते हैं। फिलहाल यहां पर अगर हम पढ़ते हैं तो हमें ओवर पॉपुलेशन का इफेक्ट, इंपैक्ट देखना है
इन्वायरमेंट पे क्या पड़ रहा है और हमें पता है कि इससे इन्वायरमेंट डिग्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं जिनसे इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल लैंडफिल्स, इसकी बात भी हम कर रहे थे। इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय करने के लिए और किसी भी शहर की ब्यूटीफुल सीनरी को तबाह करने के लिए ये लैंडफिल काफी है। आप देखोगे कि ऐसे ये जो पीछे पहाड़ों के ढेर इतने सुंदर सीनरी के साथ पक्षियां उड़ते हुए दिख रहे थे, इस ब्यूटीफुल सीनरी को कौन एक्सप्लॉइट कर रहा है, कौन डिस्टर्ब कर रहा है? ये कचरा। और ये जो कचरा है, इस कचरे से हम लोग क्या करते हैं? लैंडफिल करते हैं। लैंडफिल में क्या होता है कि एक बड़ा सा गड्ढा देते हैं, गड्ढे के अंदर हम लोग डालते हैं कचरा और इस कचरे के ऊपर हम लोग लगा देते हैं वापस से मिट्टी, ऊपर से ढक देते हैं। अब ये जो कचरा है वो यहाँ के पूरे सॉइल को ऊपर नीचे दाएं बाएं जहां पर सॉइल मिलेगा उन सबको डिग्रेड कर रहा है। यहां पर होते हैं प्लास्टिक्स जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है। नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या है कि वो अपने आप से डिग्रेड ही नहीं होंगे, खत्म ही नहीं होंगे। वो साल दर साल सॉइल को पॉल्यूट करते जाएंगे, लेकिन वो खत्म नहीं होंगे। तो इसके चलते ये एक मेजर प्रॉब्लम है जो कि इन्वायरमेंट को डिग्रेड करती जा रही है। इसके अलावा डिफॉरेस्टेशन, रहने के लिए जगह चाहिए, इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए चाहिए, बड़े बड़े मॉल्स के लिए चाहिए, रेलवे लाइन बिछाने के लिए चाहिए, रोड्स ले जाने के लिए चाहिए, कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट, इन सब के लिए क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन। बहुत सारे जगहों पर हमने क्या पढ़ा था कि लोग खेतों को जला भी देते हैं, पेड़ पौधों को जला दिया, वहां पर खेती करनी है। तो इन सब के कारण आप देखते हो जो पेड़ों की कटाई है ना, वो इतने तेजी से चल रहा है कि ये जो पेड़ है ना, ये बहुत तरीके से काम आते हैं। ये एक तो कार्बन रिजर्वायर के तरीके से काम आते हैं, कार्बन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। इसके अलावा आप देखोगे कि ये मतलब ये अपने एयर पॉल्यूशन के लिए, या फिर जो हमारा इन्वायरमेंट है, एयर इन्वायरमेंट है, ये एटमॉस्फेयर को पॉल्यूशन से बचाते हैं या फिर इसको प्यूरिफाई करते हैं। दूसरे तरफ ये सॉइल को बांध के रखते हैं, जिसकी वजह से सॉइल डिग्रेडेशन नहीं होता है। जो हम लोग लैंड डिग्रेडेशन पढ़ रहे थे वो नहीं होता है। साथ ही साथ और भी बहुत सारे फायदे हैं, हम लोग को खाने का सोर्स प्रोवाइड करते हैं और अनगिनत फायदे हैं जो कि अभी हम गिना नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए क्या होता है कि जब इनकी कटाई करते हैं तो वो सारे बेनिफिट से हमने हाथ धो बैठा, अब तो वो देंगे नहीं। तो इस तरीके से डिफॉरेस्टेशन करना अपने आप में अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। और इन्वायरमेंट, जिस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं, उसी से हम लोग जिस सोर्सेस को हम लेने की बात करते थे उसी सोर्सेस को हम डिस्टर्ब करने की बात कर रहे हैं। अब देखो ऐसा है कि यहां पर केवल और केवल मैनमेड फीचर्स ही नहीं है, बल्कि बहुत सारे नेचुरल कॉजेस भी हो सकते हैं इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन के। फॉर एग्जाम्पल अर्थक्वेक्स, टाइडल वेव्स, स्टॉर्म्स, वाइल्ड फायर्स। वाइल्ड फायर्स के पीछे कंप्लीटली मैनमेड नहीं होता है। बहुत बार क्या होता है कि ऐसा सन का टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाता है वहां पर, तो उसकी वजह से भी वाइल्ड फायर्स लगते हैं। तो ये सब केसेस हैं जिनकी वजह से भी आप देखो, जैसे कि अभी हम फॉरेन स्पीशीज की बात कर रहे थे ना, इन्वेजिव स्पीशीज, क्या नाम देते हैं इनको हम लोग? इन्वेजिव। ठीक, तो इन्वेजिव स्पीशीज जो भी होते हैं उनके चलते भी कभी कभी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। इन्वेजिव स्पीशीज या फिर इन सब में आप लोग कैसे देखते होगे? आप देखते हो कि एक होता है बलास्ट वाटर। ये क्या होता है कि शिप्स जो होती है ना, बड़ी बड़ी शिप्स, टाइटैनिक जैसी शिप्स, इनमें नीचे पानी भर दिया जाता है। क्यों भर दिया जाता है? आपने पढ़ा देखा होगा कि इतने कंपार्टमेंट में पानी भर चुका है, टाइटैनिक मूवी में देखा था ना। तो वो क्या होता है ना, ये वाटर स्टोर करते हैं जिससे कि ये शिप का बैलेंस मेंटेन हो सके। तो ये लोग जहां से चलते हैं वहां का पानी भरते हैं और जहां पर इन लोग को जाके खत्म करना होता है वहां पर ये पानी वापस से गिरा देते हैं। तो जहां पर ये पानी जब इसमें भरते हैं तो इसके साथ साथ बहुत सारी मछलियां और यहाँ के स्पीशीज भी इसके अंदर आते हैं। और जहां पर दोबारा जाके ये पानी को वापस से दूसरे समुद्र में जाके छोड़ते हैं तो वहां का इन्वायरमेंट टेम्परेचर कुछ और रहा होगा, तो वहां के हिसाब से स्पीशीज होंगे ना। अब ये सारी मछलियां वहां पर भी चली गई, हो सकता है इनमें से कोई एक इन्वेजिव स्पीशीज बन जाए, वहां की सभी एक पर्टिकुलर स्पीशीज के ऊपर ट्रबल बन जाए, वहां पे खराब कर दे पूरा, तो वहां पर भी इन्वायरमेंट डिग्रेड कर सकता है। तो इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन के नेचुरल कॉजेज भी होते हैं। फिर क्या है कि नेचुरल कॉजेज के बेसिस पर या फिर जो भी हम देखते हैं उसमें, जिसमें इन्वेजिव स्पीशीज और ये सारी चीजें थे, तो वो टाइडल वेव्स की वजह से कभी कभी आ जाती हैं। रेप्टाइल्स हैं और इनके अलावा कुछ बग्स होते हैं। तो इस तरीके से हम लोग नेचुरल कॉजेज भी देख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ही तरीके हैं जिनको हमें बदलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जो भी नेचुरल कॉजेज है, जहां तक हम उसको रोक सकते हैं उसको भी रोकें और साथ ही साथ अपनी हैबिट में चेंजेस लेके आए जिसके बेसिस पर इन्वायरमेंट को डिग्रेड होने से हम बचा सकें। फिर हम देखते हैं कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के इफेक्ट क्या क्या हैं। इस इफेक्ट को पढ़ने से हमारे मन में थोड़ी सी भावना जग सकती है कि चलो इन्वायरमेंट को बचा लेना चाहिए, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा बैड इंपैक्ट्स हैं इसके। ठीक है, सबसे पहला हमारे ही हेल्थ पर इसका इंपैक्ट देखने को मिलता है।
और जो भी हम जहरीली हवाओं का सेवन कर रहे हैं दिल्ली जैसे वातावरण में, तो आप समझो कि ये अपने आप में टॉक्सिक है। लोग बोलते हैं कि एक दिन में अगर आप बाहर आराम से ट्रैवल कर रहे हो, बसों में, खुली हवाओं में ट्रैवल कर रहे हो दिल्ली में, तो आप एक दिन में लगभग 10 सिगरेट के बराबर जो नुकसान पहुंचाने वाली चीज होती है, आप आराम से उतने हवाओं, जहरीली हवाओं को इनहेल कर रहे हो, ऐसा लोगों का मानना है। तो अगर ऐसा नहीं भी है, मान लो एक सिगरेट वाला ही हिसाब किताब होगा, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम तो है ना। जब हम शुद्ध वातावरण में जी सकते हैं तो आखिरकार हम क्यों नहीं करते हैं? तो इसीलिए टॉक्सिक एयर पॉल्यूटेंट्स एक खराब सिचुएशन बनाते हैं। इन सब के चलते आप देखोगे बहुत सारे लोगों को एस्थमा की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों को निमोनिया हो जाता है। इन सब से आप देखोगे मिलियंस ऑफ लोगों की लाइफ जो है वो अपने एयर पॉल्यूशन के खराब होने से इसके ऊपर टिकी हुई है। इसके अलावा मतलब ह्यूमन हेल्थ जो है एक बेसिक इंपैक्ट है जो कि डिस्टर्ब होते हुए दिखता है इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन से। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी में बड़े लेवल पर लॉस देखते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी अब तो हमें पता है कि क्या होती है। तो आप देखोगे कि जितने नंबर ऑफ स्पीसीज की बात हम कर रहे थे कि भाई डाइवर्सिफाई इनको देखने को हमें मिलेगा, अब उन सबको हम क्या देख रहे थे कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में 70% लॉस्ट हो चुके हैं। उन ऐसे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स को हम लोग मैप के अंदर, सॉरी, बायोडाइवर्सिटी के अंदर में हम लोग इसको कंसीडर करेंगे। तो अब इस हिसाब से आप खुद ही समझो इस चीज को कि कितना कितना बड़ा लॉस हम लोग झेल चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन उसके बाद भी हम लोग कुछ ना कुछ पोल्यूशन करते जा रहे हैं। आप देखोगे कि जैसे डिफॉरेस्टेशन के अलावा ओवर पॉपुलेशन हमने पढ़ा, इन सब से प्रेशर पड़ रहा है इस बायोडाइवर्सिटी पर। लोगों के कॉम्पिटिशंस जो है वो कॉम्पिटिशंस इंक्रीज हो जा रहे हैं और इसके चलते किसी ना एक को अपने पूरे स्पीशीज से हाथ धो बैठना पड़ रहा है, क्योंकि न्यूट्रिएंट ही नहीं बच रहा उनके लिए। खाएंगे क्या? जब खाएंगे नहीं तो फिर जिएंगे कैसे? ठीक है, वाटर लॉस है या फिर बिल्कुल खराब पानी पी रहे हैं, तबीयत खराब हो जा रही है, मर जा रहे हैं, ये सारी चीजें हो रही हैं। तीसरा बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलता है ओजोन लेयर के अंदर में डिप्लीशन। आप देखते होंगे कि बहुत बड़े बड़े पॉल्यूटेंट्स, क्लोरिनेटेड पॉल्यूटेंट्स या फिर क्लोरीन वाले पॉल्यूटेंट्स जिसको हम लोग हैलोजेंस बोलते हैं, उन हैलोजेंस के चलते हमने पढ़ा था, ज्योग्राफी वाले में भी पढ़ा था ना हमने इसको, कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं। इन सब के चलते क्या होती है कि जो भी सन के द्वारा हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती है वो आती रहती है, वो ओजोन लेयर ट्रैप कर देता है, रोक देता है कि भाई अब बस यहां से नीचे नहीं जाना है, तो वो नीचे नहीं जाने देता है। लेकिन जब इसी लेयर को डिस्टर्ब कर दोगे तो ये यूवी रेज डायरेक्टली हम तक पहुंचने लगेंगी, फिर होगा हमारे स्किन से कांटेक्ट और फिर इस स्किन पर होगा कैंसर, होगा स्किन कैंसर। इसके हार्मफुल इफेक्ट और भी फॉर्म्स में देखने को मिल सकते हैं, आंखों की रोशनी का कम होना या फिर और भी अलग अलग फॉर्म्स में हमको इसका इफेक्ट देखने को मिल सकता है। चौथा बड़ा जो है वो है टूरिज्म इंडस्ट्री के ऊपर एक बड़ा प्रभाव, जहां पर भी लाइवलीहुड उनके टूरिज्म इंडस्ट्रीज पर चलता है। फॉर एग्जांपल भूटान का एक कल्चर है, आप देखो वहां पर टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत फलता फूलता है, उसकी वजह से वो लोग काफी हद तक पैसे वैसे कमाते हैं। इवन हिमालयन रीजन में भी आप देखोगे तो बहुत सारे टूरिज्म इंडस्ट्रीज के बेसिस पर वो लोग चीजों को मतलब कमाने धमाने का जो उनका सोर्स है वो टूरिस्ट होते हैं। जितने ज्यादा टूरिस्ट आते जाएंगे उतना ज्यादा वो कमाते हैं। तो इसके वजह से इकोनॉमिक इंपैक्ट भी देखो अगर इसका, तो टूरिज्म इंडस्ट्री के ऊपर एक बड़ा बर्डन पड़ रहा है कि इकोनॉमिक डिग्रेडेशन के साथ साथ जो नेचुरल ब्यूटी उनको पहले देखने को मिलता था अब वो कम हो रहा है। तो जब कम हो रहा है तो लोग देखने क्या आएंगे? पहले यही सीनरी ब्यूटी यही सब तो देखने आते थे। ग्रीन कवर खत्म हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी उनकी खत्म होती जा रही है। पहले 10-15 स्पीशीज, आप अभी चिड़ियाघरों में जाते थे तो पहले आपको व्हाइट लॉयन भी दिखते थे, सॉरी व्हाइट टाइगर भी दिखते थे, इनके अलावा आपको लॉयंस भी दिखते थे। अब आते हो तो केवल और केवल मिलते हैं, तो आपको मिलते हैं नील गाय या फिर आपको मिलते हैं हिरण, ऐसे लोग जो कि काफी अमाउंट में थे, लेकिन जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड और इंडेंजर्ड थे वो अब खो चुके हैं। तो टूरिज्म इंडस्ट्री के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है। पॉल्यूशन वगैरह के चलते भी एक खासकर इंपैक्ट पड़ता है। इकोनॉमिक इंपैक्ट की बात करें, वही वाला थोड़ा सा और एक्सपैंड करके अगर देखें तो अगर हम लोग इकोनॉमिक इंपैक्ट देखें कि इन सभी चीजों को सुधारने के लिए जितना भी हम तबाही मचा रहे हैं इनको अगर सुधारना हो तो हमारे पास उतना पैसा है? तो सीधी बातें नहीं है, सिंपल सा नहीं है, क्योंकि इन्वायरमेंट हमसे बहुत ज्यादा मजबूत है और जितना हम नुकसान उसको पहुंचा रहे हैं, अब तक पहुंचा चुके हैं इनफैक्ट, उसको भी पूरा सही करने के लिए हमारे पास इनफ सोर्सेज नहीं है और लोग तैयार भी नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। आप देख रहे हो कि कितने सालों से पेरिस समिट से 2015 से ये मुद्दा चल रहा है कि हमको ये INDCs अपनी इंटेंडेड नेचुरली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जो है नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन को बताना है, लेकिन फिर भी लोग अभी भी इसके लिए जागरूक नहीं है ना। लोग पैसे देने को तैयार ही नहीं है। बहुत सारे फंड्स बना दिए, ग्रीन क्लाइमेट फंड बना दिए, GCF, ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाने के बाद भी इसमें पैसे वगैरह कब आएंगे, कब इसका यूज होगा, कुछ भी आता पता नहीं है इन लोग का।
तो इसीलिए पैसों की बात जहां पर होती है वो तो एक बड़ा इंपैक्ट दे रहा है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। और एक टाइम ऐसा अब तो वैसे आ भी चुका है कि जब हम बात कर रहे थे कि भाई 2 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर अगर बढ़ा तो इतना नुकसान होगा, इतना नुकसान होगा, 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ा तो इतना नुकसान होगा, लेकिन क्या कोई इसके लिए सीरियसली वर्क कर भी रहा है? देखो, कोई की बात तो नहीं करूंगा, बहुत सारे लोग इसके लिए सीरियसली वर्क कर रहे हैं, लेकिन क्या उतने लोगों के वर्क करने से ये जो क्लाइमेटिक कंडीशन है इसमें कोई भी चेंजेस देखने को मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा। इसके लिए जरूरत है सब लोग एक साथ एकजुट होकर बात करें, ठीक है। तो इसीलिए सिंपली इसको हम इस तरीके से कंक्लूड कर सकते हैं कि हमने बहुत सारी चीजें देखी हैं जो कि इन्वायरमेंट को इंपैक्ट कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को इफेक्ट कर रहे हैं, और इसीलिए अब एक जरूरत है कि एक हम लोग कॉमन एक्शन प्लान बनाया जाए, जिसके बेसिस पर हम लोग एक साथ मिलकर एकजुट होकर इस एनवायरमेंट डिग्रेडेशन के खिलाफ लड़ सकें, ठीक है। फिर आज के लेक्चर को यहीं पर मैं एंड करता हूं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव ए नाइस डे।